से हिमांशु युवाओं की प्रतिक्रिया ले रहे थे। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा है, मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। सभी की नजरें, खासतौर से युवाओं की नजरें इसी पर हैं और यहां पर स्टूडियो पर इस सिलसिले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी पर। सभी से प्रतिक्रिया ली जा रही है, युवाओं से खासतौर से प्रतिक्रिया ली जा रही है। आप एक बड़े महासंघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या अपेक्षा है आज कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र जारी कर रही है उससे? देखो, घोषणा पत्र में अहम स्थान युवाओं को देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अपने वोटों खातिर राजनीतिक युवाओं को एक मुद्दा तो बनाते हैं, बेरोजगारी को मुद्दा तो बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। पिछली सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज भी अधूरा है। बाद में कहा पकोड़े बनाए हैं, अलग अलग उनके उदाहरण दिए कि ये तो जुमले थे, लेकिन ऐसे जुमला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ कि पेपर आउट हो जाना, इस जो सेंटर बिक जाना, तो कहीं ना कहीं एक राजद्रोह का केस उन पे लगना चाहिए। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो पेपर आउट करते हैं, लीक करते हैं, सेंटर खरीद लेते हैं, बाद में वो छूट जाते हैं आराम से और करोड़ रुपए कमाते हैं। क्योंकि देश का हर युवा बेरोजगार गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि वो आज अवसाद में आ रहा है, आज वो गलत कार्य में जा रहा है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई के बजाय वो गलत रास्तों में चुन लेते हैं और गलत रास्तों में जाते हैं। इसलिए सिस्टम में सुधार भी हो और रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो और वादे नहीं होने चाहिए, काम होना चाहिए। और इसमें केंद्र चुनाव आयोग को भी एक संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां घोषणा करे वो उसको करे, पूरा करे, अन्यथा वो धोखा करते हैं उनकी जो राजनीतिक पार्टी की वो उनकी वो रद्द कर देनी चाहिए जी, मान्यता। जी बिल्कुल, बड़ी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। उपेंद्र जी, आजकल एक नई परंपरा सी चली आ रही है, बैंक खातों में पैसे जमा करा रहे हैं, नौकरियां देने का वादा कम हो रहा है, घर बैठे पैसे देकर रोजगार के नाम पर पैसे देने की बात कही जा रही है। क्या लगता है ये जो परंपरा है वो कितनी सही लगती है? क्या इसमें कोई गाइडलाइंस निर्धारित होनी चाहिए किसी तरह की? बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है। पिछली सरकार में जो स्किल की बात कर रहे थे, जिनको कागज कार्रवाई हो गई, उनको सेंटर दे दिए, लेकिन वहां केवल उन्हीं लोगों को, अपने चेतों को वो सेंटर दिए गए और उसमें केवल कागज खाना पूर्ति की गई। जब उनकी जांच होगी तो सामने आएगी केवल उसमें खाना पूर्ति की गई, किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। केवल बेरोजगारों को लाठियां, मुकदमे, धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं मिला। सिस्टम में सुधार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनको देश के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सर्जित करना होगा, युवाओं के सोचना होगा, अन्यथा आने वाले समय में पूरे देश के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। लेकिन सरकार की तो दो टूक दलील ये रहती है कि हमने तो नौकरियां निकाली हैं, वो कोर्ट में अटक गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसी दलीलों का आखिर किया क्या जा सके? रोजगार तो सृजित हो गए हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं रहे हैं। जब सरकार नियम बनाती है तो सरकार को नियम स्पष्ट बनाना चाहिए। जब हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस नियम में संशोधन होना चाहिए, इसमें यह होना चाहिए, ध्यान देते नहीं है। जानबूझकर सरकारें उसमें कमियां छोड़ती है, जिससे वो भर्तियां कोर्ट में अटकती है और लटकती रहती है। उनको रोजगार देना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमने तो भर्तियां निकाली, कोर्ट में अटक गई। जो गलती अधिकारी करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई का नियम बनाओ ना। गलती अधिकारी करते हैं, सजा बेरोजगारों को मिलती है। कहीं ना कहीं मान लीजिए, उदाहरण देता हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, कोई भी भर्ती ले लीजिए, उसमें प्रश्नों का विवाद है, कहीं 20% डिलीट कर दिए, कहीं 10% डिलीट कर दिए। उस प्रश्न पत्र कौन बनाता है? अधिकारी बनाता है। क्या वो 150 प्रश्न में से 20% गलत बनाया तो उसकी जिम्मेदार कौन है? अधिकारी है। तो खिलाफ कार्रवाई, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, हर भर्ती परीक्षा में प्रश्नों का विवाद होता है, तो उसमें जिम्मेदारी इनको लेनी होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, जिससे कोई भी भर्ती में कोई भी अधिकारी भविष्य में गलती ना करे। नहीं किसी बेरोजगार कोर्ट में जाने की आवश्यकता होगी, न कहीं धरना प्रदर्शन की आवश्यकता है, न कोई भर्ती कोर्ट में अटकेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को वो जिम्मेदारी तय करनी होगी, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि सरकार की मंशा ही नहीं रहती है, पर्दे के पीछे नौकरियां तो निकाल देते हैं लेकिन नियम कायदे इस तरह से बनाते हैं और कोर्ट में भर्तियां अटक जाती हैं। देखो नुकुल जी, हम लगातार 8 साल से हमारा संगठन सिस्टम में सुधार को लेकर लड़ाई लड़ रहा है कि सिस्टम में सुधार हो, क्योंकि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, भर्तियां निकाली जाती है। 2013 की भर्तियां आज भी 19 चल रही है, पूरी नहीं हो पाई। लोग बूढ़े हो जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट तक भर्तियां लंबित रहती है। तो सरकार कोई सी भी हो, हमने इस सरकार को समर्थन दिया था, तो सरकार से ये कहा था सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और प्रतिवर्ष जितने लोग रिटायर्ड होते हैं प्रतिवर्ष भर्तियां निकालो। हम नहीं कह रहे कि 15 लाख का जुमला दो जो पिछली सरकार ने, हम कह रहे जितने लोग रिटायर्ड हो, 10 लोग रिटायर्ड हो, प्रत्येक विभाग में प्रतिवर्ष भर्तियां निकाले और भी प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां सर्जित करे और रोजगार के अवसर प्रदान बेरोजगारों करने का काम सरकारें करें। क्या लगता है, क्या प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? युवा हैं, बेरोजगार हैं, नौकरियां, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, प्राइवेट सेक्टर तो दूसरे बात होती है। सबसे पहले हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। क्या लगता है, क्राइटेरिया क्या सेट करना चाहिए राजनीतिक दलों को? सबसे पहले नंबर पर किस तरह से रोजगार सृजित करने का एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि
जिस प्रकार खेती के बारे में किसान जानता है, उस प्रकार युवाओं की समस्या के बारे में युवा जानता है। कोई भी सरकार है कि युवाओं की बातें सुननी चाहिए। आज युवा धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी मांगे कोई नहीं सुनता। आज भर्तियां अटकती है, गलतियां उनको पता ही नहीं कि वास्तव में क्या होना चाहिए। आवश्यकता हमें है, नियमों के बारे में हमें पता है कि इस भर्ती में ऐसा योग्यता होनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए। जिस प्रकार ये मगरा बोर्ड बना दिया, जनजाति बोर्ड बना दिया, युवा बोर्ड बना दिया। एक राजस्थान में हर पूरे प्रदेश में, हर पूरे देश में एक युवा बेरोजगार बोर्ड होना चाहिए। वहां अपनी समस्या रख सके, वो बता सकते हैं कि इस भर्ती में ये समस्या, इसमें ये निराकरण होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये योग्यताएं होनी चाहिए। आज मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया, बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा क्या? तो कई ऐसी समस्याएं हैं जहां सरकार तक बातें नहीं पूछती है। जो अभ्यर्थी पीड़ित है, यदि उनको शामिल किया जाए तो वो अपनी बात रख सकता है। वो कह सकता है कि इस भर्ती में ये सुधार होना चाहिए, इस भर्ती में नियम होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक बेरोजगार को फायदा हो सके। राजस्थान में बाहरी राज्य के अभ्यर्थी इतने लोग आते हैं, राजस्थान के अभ्यर्थी बाहर जाते हैं तो राजस्थान के अभ्यर्थी को बाहर भर्तियों से निकाल दिया जाता है, और यहाँ 50% ज्यादा बाहरी राज्यों वालों को मौका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को मिलकर, युवाओं से मिलकर सिस्टम में सुधार करना होगा, उनकी बातें सुननी होगी, जिससे राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। जी उपेंद्र जी, आपका संगठन और आप भी कई बार आंदोलनरत रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर, खासतौर से लंबित भर्तियों को लेकर। क्या जवाब आते हैं जब भी सरकारी महकमे में जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, किसी मंत्री से मिलते हैं? क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिलता है और ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो पाता है इसी वजह से? देखो, मैं कल का सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा। एक रीट शिक्षक भर्ती 5681 पे दिल्ली निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी कि इनको ज्वाइनिंग दे दो। बीकानेर निदेशालय ने आदेश कर दिए, लेकिन हनुमानगढ़, राजसमंद, बाड़मेर वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई आदेश ही नहीं है, हमें तो पंचायत राज आदेश करे। जब बीकानेर निदेशालय ने आदेश कर दिया, केंद्र चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी, उसके बावजूद वो लोग वहां बैठे और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो 3 दिन से कई महिलाएं बच्ची अपने बच्चों को लेकर, कई परिजन बैठे, लेकिन 3 दिन से बैठे हैं, चुनाव आयोग के जो आदेश की अनदेखी कर रहे हैं वो लोग। एक स्टार्टअप का नई बात सामने आती है, स्टार्टअप की बातें करते हैं। क्या स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाने की बेहद जरूरत है? देखो, बढ़ावा देना चाहिए। बातें हर राजनीतिक पार्टियां करती है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करते। धरातल पे काम करना होगा। हालांकि एक अच्छी बात निकल के आई कि जो पिछली सरकार थी, लाठियां मुकदमे मिले, जेल मिले। वर्तमान सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी से हमसे मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी हमसे मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब हमसे मिले, हमारी बातें भी सुन रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करें। पिछली बार तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाते थे तो लाठियां मुकदमे मिलते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में अभी तक हमारा काम किया जा रहा है। लेकिन हमारा संगठन का उद्देश्य है सिस्टम में सुधार हो, लगातार भर्तियां, लेकिन हमारी किसी राजनीति विशेष पार्टी से मतलब नहीं है। यदि ये सरकार हमारे काम करेगी साथ है, अन्यथा हमारा संघर्ष फिर ये मैदान में शुरू होगा। ठीक, बिल्कुल। इस पर चर्चा और भी है, विभिन्न पहलू हैं जिस पर चर्चा करनी बाकी है। फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे 2014 में क्या कुछ घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उस बारे में भी बताएंगे और युवाओं के संदर्भ में चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। अब पीएनबी में एफडी पर 111 दिन में 6.5, 222 दिन में 6.60, 333 दिन में 7.10% ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों हेतु ½ अतिरिक्त। पीएनबी वन ऐप डाउनलोड कर बैंकिंग का आनंद उठाएं। बड़े देश का बड़ा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। व्याख्याता से मंत्री बनने तक का सफर, गहरा पड़ा जीवन पर राजनीति का असर। मैं बिलीव करता हूं कि जो भी ऑफिसर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों, उनको चैम्बर्स में बैठ करके काम नहीं करना चाहिए। तो वो मेरा जो काल था 3 वर्ष का, उस दौरान न केवल मैं राजस्थान में, भरतपुर में मैंने काफी सघन दौरे किए। तब लोगों के सुख दुख जो भी तो उसके संपर्क पाया। तब एक माइंड में थोड़ा सा धीरे धीरे एक बना कि भाई राजनीति में भी एक हो सकती है संभावना। रालोद से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास मुलाकात देखिए पत्रिका टीवी पर माय मेंबर, सुबह 11:30 बजे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक ताजा खबर की ओर आपको अपडेट करा देते हैं। ये खबर इस वक्त झालावाड़ से मिल रही है, जहां पर एक शिक्षक ने कुएं में कूदकर जान दी है। सुसाइड करने का ये मामला सामने आया है झालावाड़ से।
ये खबर है। झालावाड़ के जीतमल चौक से ये खबर, जहां पर एक शिक्षक ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला खत्म की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला है और मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल सका है, किस वजह से ये सुसाइड की है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। तो आज कुछ ही देर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। काफी कुछ चर्चाएं हो रही हैं, काफी कुछ फोकस रहेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस के प्रतिनिधियों की ओर से, नेताओं की ओर से। फिलहाल आपको फ्लैशबैक पर ले चलते हैं, आपको बताते हैं साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे, तब क्या कुछ वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे अपने मैनिफेस्टो में। स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कही थी 2014 के मैनिफेस्टो में। ये कुछ खास बातें हैं जो 2014 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने घोषित की थी। आवासहीन लोगों को आवास 20 साल तक एक ही मकान में किराएदार रहने पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा, इस तरह का वादा किया गया था। वहीं प्राइवेट सेक्टर में एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। 10 करोड़ युवाओं के लिए 5 साल में स्किल डेवलपमेंट से रोजगार दिया जाएगा। वहीं बड़ी बातों में यह भी था कि बीपीएल से ऊपर 80 करोड़ लोगों को 5 साल के भीतर मिडिल क्लास में लाने का वादा किया गया था। 100 दिन के भीतर जीडीपी के 8% लाने की बात कही गई थी, ऐसा वादा किया गया था। वहीं महिला आरक्षण बिल पास करवाने का भी वादा किया गया था यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो। हालांकि सत्ता में पार्टी नहीं आई। उद्यमशीलता और व्यावसायिक लोगों को उनका अधिकार दिया जाए, जीएसटी बिल और नई प्रत्यक्ष कर संहिता लागू किया जाए, इस बारे में भी उन्होंने घोषणा की थी 2014 में। हर नागरिक का खाता बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खोलने का वादा भी कांग्रेस ने किया था। सांप्रदायिक हिंसा बिल को प्राथमिकता से पास करवाए जाने की बात कही गई थी, जिसमें कई तरह के प्रावधान रखे जाने की बात थी। भ्रष्टाचार निरोधक, कानून सुधार और चुनाव सुधार से जुड़े तमाम बिल पास किए जाने का भी जिक्र किया गया था, वादा किया गया था। वहीं मैनिफेस्टो की एक और बात सामने आई थी। मिडिल और हायर एजुकेशन पर कांग्रेस पार्टी ने जोर देने की बात कही थी। नेशनल स्टूडेंट कमीशन का गठन होने का भी वादा किया था। 20 साल तक कब्जे वाली जमीनों पर मालिकाना हक दिए जाने की बात कही गई थी, जिसमें शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकान बनाकर दिए जाने की बात कही गई थी। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाए जाने की बात कही गई थी, ऐसा वादा किया गया था। तो ये तमाम वादे साल 2014 में किए गए थे जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, इसलिए ये वादे ही रह गए। बहरहाल लौटते हैं आज के ताजा खबर की, जो कांग्रेस पार्टी आज कुछ ही देर बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। उपेंद्र यादव यहां पर बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या मानकर चलें उपेंद्र, जिस तरह से ये वादे होते हैं, संकल्प की बातें कही जाती है, पहले कहते हैं कि ये एक घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र है, इसे जरूरी तौर पर जब भी सत्ता में आएंगे वादा निभाएंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं ये वादे और संकल्प सब भूल जाते हैं। क्या मानकर चले, क्या कुछ इस तरह का फुल प्रूफ आधार होना चाहिए कि ये वाकई संकल्प ही रहे और वादे से मुकरे नहीं, जो भी सरकार अगर आती है तो? देखो, इसमें सबसे बड़ा संज्ञान केवल चुनाव आयोग ले सकता है कि कोई राजनीतिक पार्टी धोखा करती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दे। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है, पूरे देश में युवा इतने समझदार हो गए, हर राजनेताओं की जो वादे होते हैं, जो उनके भाषण होते हैं, वो रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो जब भी चुनाव मांगने जाते हैं उनके सामने आ जाते हैं कि आपने क्या बोला था। तो हर युवा समझदार हो गया। लेकिन आने वाले समय में यदि कोई झूठ बोलकर सत्ता में आएगा तो युवा विरोध भी करेगा। हाँ, पूरे देश और प्रदेश में जो सत्ता पार्टी जो सत्ता में आती है उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान युवाओं का होता है।
प्रदेश में देख लीजिए, देश में देख लीजिए, युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि पार्टियां धोखा करेंगी तो वही युवा उनको धूल छटाने का काम करेंगे, वो ही युवा सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि युवाओं को बेवकूफ नहीं बना सकते, युवाओं को मूर्ख नहीं बना सकते। आज तक युवाओं को मूर्ख बनाने का काम किया, युवाओं को फुटबॉल समझा, एक बार वो पार्टी एक बार वो पार्टी, लेकिन युवा समझदार हो गए, युवा ही सत्ता में लाने का कार्य करेंगे, युवा ही सत्ता से काट फेंकने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र चुनाव आयोग को एक स्पष्ट इनको निर्देश देने होंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां घोषणा करेगी, घोषणा पत्र में जो मांगे डालेंगे उनको पूरा करना होगा। यदि नहीं पूरा करती हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसमें चुनाव आयोग का अहम योगदान रहेगा, वो स्पष्ट करेगी चीज। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। चुनाव आयोग को भी हस्तक्षेप ऐसी बातों पर करना चाहिए, जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा जरूर हो, ऐसा ये एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। एक आपके जरिए हम कोशिश करना चाहेंगे जानने की युवाओं की मानसिकता की, स्थिति की, उनकी क्या कुछ मानसिकता रहती है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं। राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं, कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आएगा, दूसरे दलों का भी घोषणा पत्र आएगा। युवाओं पर हर बार खासतौर से बड़ा वर्ग है जो वोट बैंक है इन राजनीतिक पार्टियों के लिए। क्या लगता है कि उस वक्त मानसिकता क्या दौड़ती है? कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, किसको वोट दें किसको नहीं दें, सभी तरफ से ऐसे आकर्षक वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। क्या लगता है युवाओं के मस्तिष्क में, मानसिकता में क्या कुछ चलता है इस दौरान? युवा मजबूर है, युवाओं को तो रोजगार चाहिए, युवाओं को तो नौकरी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज देखी है, देश के प्रति सब समर्पित है, मैं भी हूं। आज राष्ट्रवाद के नाम से लोग वोट मांग रहे हैं, मैं मेरे देश के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन उन मुद्दों को गौण कर दिया जाता है। जब भी चुनाव आते हैं, हिंदू मुसलमान, गाय मस्जिद, कभी राष्ट्रवाद, उन मुद्दों को गौण कर दिया जाए। महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरियां, जो रोजगार है उनको, बेरोजगारी को, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा किसानों का, लेकिन उनको गौण करके राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्र के प्रति मैं भी समर्पित हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुद्दों को गौण मत करिए। देश के विकास तब होगा कि असली मुद्दों पर लड़ाई होगी, असली मुद्दों पर चुनाव होंगे और मुद्दों के निराकरण होगा और रोजगार के अवसर ज्यादा उत्पन्न होंगे। क्योंकि मैं आज फिर कह रहा हूं कि आने वाले समय में बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। यदि बेरोजगारी के ऊपर बड़ा कदम की राजनीतिक पार्टियों को द्वारा नहीं उठाया गया तो बेरोजगार गलत रास्ते पे जाएंगे। मुझे जब 5 जुलाई को जब मुझे जेल में डाल दिया गया था, मैं जेल में गया तो मैंने ऐसे युवाओं से मेरी मुलाकात हुई, वो गलत रास्ते पे गए कि मैंने 4 बार एग्जाम दे ली, मेरा नंबर पॉइंट से रह गया। मुझे पता चला कि पड़ोस में 10 लाख रुपए लेकर, पेपर लेकर वो लग गया। तो मैंने सोचा कि मैं तैयारी करता हूं, मेरा नंबर नहीं आता, मैं भी 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लेता हूं, मैं भी पेपर ले लेता हूं। वो पेपर ले लिया, 10 लाख रुपए दे दिया, पकड़ा गया, जेल में चले गए, 10 लाख भी चले गए और पेपर वो भी, उसका भविष्य भी खराब हो गया। क्योंकि वो गलत रास्ते में इसलिए चला गया कि सिस्टम में खराबी थी, लोग पेपर आउट कर रहे हैं, लोग सेंटर खरीद रहे हैं, तो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सिस्टम में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आत्महत्याएं भी युवा काफी करते हैं, इस बारे में भी आपने कई बार आवाज उठाई है। आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते। देखो, एक चीज बताऊं, सरकारी नौकरी मान लीजिए क्षेत्र में कम है, लेकिन क्या होता है कि एक परिवार में किसान का बेटा हूं, मेरे परिवार में मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग उसको तैयारी जब तक करवाते सरकारी कि हाँ नहीं लग पाता है तो कई एक व्यक्ति का भी नंबर आ जाता है, तो पूरा परिवार एक व्यक्ति पे निर्भर हो जाता है कि चले ये सरकारी जॉब लग जाएगा तो परिवार का लालन पोषण हो जाएगा। लेकिन वो भर्ती 5 साल तक नहीं होती, परिणाम नहीं आता। अब कई आप सेकंड ग्रेड का ले लीजिए, आप इसका LDC का अभी टाइपिंग नहीं है, कई भर्तियों का परिणाम, हेडमास्टर SI का परिणाम 2016 के SI भर्ती है, उसका परिणाम नहीं है। लोग इंतजार करते, बूढ़े हो जाते हैं इंतजार करते करते कि नौकरी कब मिलेगी, अवसाद में आ जाते हैं और जान दे देते। जैसे अलवर में 3 लोगों ने आत्महत्या की थी ट्रेन के आगे आके, क्योंकि वो बेरोजगार थे। उन्होंने कहा कि मेरे को नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, अब मैं जी के क्या करूंगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार नहीं होगा तो कई बेरोजगार अवसाद में आकर अपनी जान देते रहेंगे और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना होगा और विशेषकर उनके लिए एक कदम उठाना होगा जिससे युवा अवसाद में नहीं आए, अपनी जान नहीं दे। जी, 2 बड़ी बातें आपसे चर्चा में सामने आई हैं। पेपर आउट जो होते हैं, काफी तैयारी युवा करते हैं, उसके बाद पता चलता है एग्जाम देने के बाद कि पेपर आउट हो गया है, अब स्थगित हो गया है, कब होगा ये नहीं पता। दूसरी बात, कोर्ट में चली जाती है भर्तियां, उसके बाद नौकरी नहीं मिल पाती। ये 2 बड़ी बातें आपने बताई हैं, पेपर आउट और कोर्ट में भर्तियां अटकने की। ये जो घोषणा पत्र जारी होते हैं, इन दोनों बड़ी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि इन बातों को संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में शामिल करें। क्या लगता है कि इस ओर क्यों नहीं ध्यान जाता, या ध्यान जाता भी है तो ध्यान दिया नहीं जाता, शामिल नहीं किए जाते ऐसे बड़े मुद्दे? ये कोई छोटे मसले नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला है पेपर आउट होना और कोर्ट में भर्तियां अटकना। देखो नकुल जी, जिस प्रकार किसान आयोग बनाया जाता है, हिंदुस्तान में युवा सबसे ज्यादा तादाद है, युवाओं के बदौलत सरकारें आती हैं, तो युवाओं का आयोग बनना चाहिए। आज युवा अपनी बात तो रख सके,
क्योंकि युवाओं को कुचल दिया जाता है। चुनाव में युवा बेरोजगार याद आते हैं, बेरोजगारी याद आती है, चुनाव हो जाते हैं युवा साइड में चले जाते हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व सरकारी में होना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारी बात रख सके। आज हम कहा जाए, हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे तो लाठियां मिलेंगी, मुग्ध मिलेंगी। पिछली सरकार में ये हुआ। तो सरकारों में युवाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनका बोर्ड होना चाहिए जिससे वो अपनी बात रख सके, अपनी बात रह सके कि इस भर्ती में ये नियम होना चाहिए, ये ऐसा करोगे तो ये भर्ती सही समय पे होगी, ऐसा करोगे तो भर्ती अटक जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी सरकारों में होनी आवश्यक है। आज बेरोजगार संघ हम चलाते हैं कि कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी सचिवालय, कभी अजमेर, एक व्यक्ति कहां जाएगा। यदि हमारा बोर्ड हो तो बेरोजगार वहां समस्या रखें, अधिकारियों के साथ मीटिंग हो, जो होने वाला है वो ऑन द स्पॉट उनका काम हो। अधिकारी आज उनको चक्कर कटवाते हैं। एक व्यक्ति है, फॉर्म भरता है, मेल की जगह फीमेल भर देता है, गलती से किसी नेट से भर गया, उसको नौकरी नहीं दी जाती। वो कोर्ट में जाता है, वहां से आदेश कोर्ट देता है कि माननीय भूल है, फिर वो भटकता रहता है, 3 साल बाद उसको नौकरी मिलती है। क्या वो छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकते कि उन्होंने गलती से वो मेल की जगह फीमेल भर गया? तो छोटी छोटी गलतियों को लेकर कई अधिकारी अपनी तानाशाही करते हैं, उनको बेरोजगारों को परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार में हिस्सेदारी हो, हमारा आयोग हो, तो हमारी बात रख सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का निस्तारण हो सके। बिल्कुल, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए युवाओं का एक आयोग होना चाहिए, इस बारे में भी पुरजोर तरीके से मांग उठने लगी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आज जो संकल्प पत्र और घोषणा पत्र घोषित हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें किस तरह की वादे किए जाते हैं युवाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उपेन, यहां पर आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए इस गंभीर विषय पर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही रखते हैं, लेकिन कुछ खबरें और हैं जो आपको अपडेट करवा देते हैं। अगली खबर है जोधपुर से। जोधपुर के सालावास रोड पर कल देर शाम एक वैन में अचानक से आग लग गई, जिसमें युवक की जलने से मौत हो गई। युवक ने वैन से बाहर आकर सड़क किनारे पानी में जाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। हालांकि आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार सरगांव निवासी विक्रम सिंह वैन से अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सालावास के पास वैन में अचानक से आग लग गई। वैन में आग लगने पर युवक ने गाड़ी को सड़क किनारे कारों की सफाई करने वाले दुकान के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन सड़क से गाड़ी उतारते ही युवक आग की चपेट में आ गया। वाहन चालक गाड़ी से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। आग से आसपास की झाड़ियां भी जल गईं। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में झांभर गांव के पास आज सुबह हनुमानगढ़ सादुलपुर ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों का आने का इंतजार कर रही है। और वहीं बजरी के अवैध खनन पर पुलिस और प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। जयपुर में सड़क पर तेज गति से दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। ट्रॉली के नीचे आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो आज सुबह करीब 7:30 बजे कांवटिया सर्कल के पास बजरी लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से बेकाबू हो गई और पलट गई। उससे उसके नीचे एक बाइक सवार युवक दब गया। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करके बजरी में दबे बाइक सवार को बाहर निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे 5 लोगों के दबने की सूचना मिली थी। और खबर सवाई माधोपुर से, जहां भाड़ौती मथुरा मेगा हाईवे स्थित मानौली टापुर के पास कल रात 9:30 बजे चारे से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस की गश्ती वाहन से टकरा गया। सड़क हादसे में जीप सवार हेड कांस्टेबल रामावतार के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि थाना प्रभारी भरत सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों की मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद थाना प्रभारी क्षतिग्रस्त पुलिस वाहन से घायल हेड कांस्टेबल को लेकर मलारना डूंगर अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। और बात कर लेते हैं खेल जगत से, बात आईपीएल की। आईपीएल में आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। आईपीएल 2019 में एक भी मैच जीतने में नाकाम रही दोनों ही टीमें आज जयपुर में रात 8 बजे से खेले जाने वाले इस मैच में अपना खाता खोलना चाहेंगी।
दोनों टीमों का आईपीएल में अब तक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। जयपुर से आईपीएल 2019 में मैच खेलने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी तक के अपने तीनों मुकाबले हार चुकी है। वहीं आईपीएल का उद्घाटन मैच खेलने वाली बेंगलुरु की टीम को भी लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोनों ही टीमें एक दूसरे को पछाड़कर टूर्नामेंट में जीत का अपना खाता खोलने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और राजस्थान से जुड़ी इन्हीं ताजा तरीन खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।